दोस्तों आज पेश है सांप और सपेरा। ये एक और चित्र है दोस्तों। डॉक्टर नागेश की तरह तरह के विषैले सांप एकत्रित करने का शौक था, लेकिन इसलिए अक्सर सपेरा उसकी कोठी पर तांता लगा रहता था। देखो डॉक्टर साहब, यह हिंदुस्तान का शंखचूड़ कोबरा बहुत जहरीला सांप है। गुड। डॉक्टर नागेश सांपों के बदले सपेर को मुंह आंबी की अदा करता है। यह लो, तुम्हारे सांप की कीमत आपस में बांट लेना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, भगवान आपको लंबी उम्र दे। सांपों को एकत्रित करने के शौक में डॉक्टर नागेश के लिए काफ़ी महंगा सिद्ध हुआ। धीरे धीरे उसकी माली हालत इतनी खराब हो गई कि उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा तक दाव पर लग गई। सॉरी डॉक्टर साहब, नागेश अब और इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे मेरा रुपया चाहिए। सेठ जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं विश्वास कीजिए आपकी धोखा नहीं दे रहा, थोड़ा समय दीजिए। समय तो मैं दे दूं डॉक्टर नागेश, पर समझ में नहीं आता तुम्हें मेरा रुपया अदा कहाँ से करोगे। तुम्हारा सारा रुपया तुमने सांपों को खरीद कर जमा करने में उड़ा दिया। मैं तुम्हारे सांपों तुम्हारा कोई फ़ायदा तो सांप तुम्हारा कोई फ़ायदा करने से रहे फ़ायदा। अब तो तुम्हें मेरा कर्ज चुकाने के लिए या तो अपनी कोठी बेचनी पड़ेगी या फिर गिरवी रखनी पड़ेगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी सेठ जी। तो फिर तुम क्या करोगे डॉक्टर साहब? करोगे डॉक्टर, वही जो आज तक किया है। ठीक है, तुम जो जी में आए करो, मुझे मेरा रुपया 6 महीने के अंदर मिल जाना चाहिए, वरना मजबूरन मुझे अदालत की शरण लेनी पड़ेगी। ऐसी नौबत नहीं आएगी सेठ जी। सेठ सेठ मुंह बनाया और वहां से चला गया। सेठ के जाने के बाद तुरंत डॉक्टर नागेश अपने मित्र डॉक्टर मेहरा को फोन किया। बोला, मेहरा, तुम्हें एक बार कहा था कि तुमने मेडिसन रिसर्च लैब को सांपों के जहर की आवश्यकता है। हाँ, मैंने तुम्हें सलाह भी दी थी कि तुम अपने अगर मुझे अपने सांपों का जहर एकत्रित करने दो तो हमें सप्लाई करो तो अच्छी कीमत अदा हो सकती है। पर तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया। मेरा इन दिनों मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। यानी तुम तैयार हो? हाँ। गुड, देर से ही सही, तुमने दुरुस्त फैसला लिया है। और फिर डॉक्टर नागेश के नियमित रूप से सांपों का जहर सप्लाई मेरा मेडिसिन रिसर्च लैब को करनी शुरू कर दी। धीरे धीरे डॉक्टर नागेश की माली हालत सुधरने लगी और एक दिन वह आया जब डॉक्टर नागेश का शौक अपना व्यवसाय बन गया। उन्होंने अपनी कोठी को स्टेडियम के रूप में दे दिया, जिससे सैकड़ों संख्या दर्शक उन्हें सपोर्टियम देखने आने लगे। डॉक्टर नागेश गाइड के रूप में दर्शकों को सांपों की किस्मों की उनकी विशेषता के बारे में बताते हैं। हर सांप का जहरीला नहीं होता, कुछ जहरीले होते हैं पर इतने नहीं जितने इंसान मर जाए, किंतु कुछ इतने जहरीले होते हैं उनका काटा बड़ी मुश्किल से बच पाता है। पर सांप इंसान को तभी काटता है जब उन्हें खतरा महसूस होता है। वैसे सांप का प्रिय भोजन मेंढक और चूहे हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमें सांपों के बारे में बहुत कुछ बताया, अब इन सांपों की उम्र के बारे में कुछ बताइए। सांपों की उम्र सही अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमूमन सांपों की उम्र 45 साल आंकी गई है। कोई सांप 100 साल से ज़्यादा भी जीते हैं। सुना है 100 सांप से ज़्यादा जीने वाले सांप इच्छाधारी रूप कहलाते हैं। वे अपनी मर्जी से जैसा रूप चाहे धर सकते हैं। बचपन में ऐसी कहानियाँ मैंने भी पढ़ी थी, पर ऐसे सांपों को मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखा। जिस दिन देखूंगा उस दिन आपके सवाल का जवाब सही से दे सकूंगा। हा 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 हा। इस तरह डॉक्टर नागेश लोगों को सांपों के प्रति जिज्ञासा शांत करने के लिए स्वयं अपनी जिज्ञासु हो उठे। किंतु सचमुच इच्छाधारी सांपों के अस्तित्व को कभी पृथ्वी पर था, मगर अगर था तो कब और अब क्यों नहीं है। अब तब इच्छाधारी सांपों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए डॉक्टर नागेश पुस्तकें पढ़नी शुरू कर दी और एक विदेशी शिकारी ने
आत्मसमरण में लिखी पुस्तक में पढ़ते हुए डॉक्टर नागेश की नज़र पन्ने पर अटकी रहेगी। ओ अरुणाचल के जंगल में 15 फुट लंबा नाग असंभव। लेकिन पुस्तक में छपा विवरण पढ़ने के बाद कर्नल रॉबर्ट के कथन अनुसार उन्होंने उस नाग को 10 साल पहले अपनी आंखों से देखा था। अगर वह नाग अभी भी जिंदा हुआ तो उसकी लंबाई 20-22 फुट से कम नहीं होगी। ओह, वह नाग अगर मेरे स्टोरियम में आ जाए तो जनता उसे देखने के लिए उमड़ पड़ेगी। बस उसके विष ने मुझे मुंह मांगी कीमत मिलेगी। तब अगले दिन डॉक्टर नागेश अपने सेक्रेटरी डॉक्टर सोम को बुलाकर नाग के बारे में विस्तार से बताने के बाद बोला, सुना है अरुणाचल प्रदेश में आदिवासी जाति के लोग सांप पकड़ने में माहिर होते हैं। तुम वहाँ सुकुशल सपेरा से संबंधित करो और रुपयों की परवाह कतई मत करना। जो नाग को पकड़ने हमारी सुपुर्द कर देगा उसे मुंह मांगी कीमत देंगे। जैसी आपकी आज्ञा सर, मैं आज ही रवाना हो जाता हूँ। और डॉक्टर सोम उसी दिन विमान से द्वारा रवाना हुए और एयरपोर्ट के गिरते स्थान पर पहुंचे। उन्होंने जीप किराए पर ली और आदिवासी कबीले में पहुंचकर रात गुजारी। रात हो चुकी थी। ओह, रात हो चुकी है साहब, कबीले खा पी कर मस्त हैं। इस समय कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। शायद तुम ठीक कह रहे हो सुमेर सिंह। हम रात को गुजारने के लिए ठहरने की ठहरने की फिक्र आप न कीजिए। अभी कबीले के सरदार से बात करके आता हूँ। लेकिन कबीले का सरदार को तुम जानते हो? मैंने आपको बताया ना साहब, पर्यटकों और शिकारियों के लिए अवसर यहाँ आता रहता हूँ। मेरे कारण कबीले वाले अच्छी खासी आमदनी हो जाती है, इसलिए कबीले का सरदार मुझे बहुत मानते हैं। ओह, तो फिर तुम मेरे बहुत काम के आदमी निकले। आप फिक्र न करो साहब, मेरे रहते आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना कहते ही सुमेर वहाँ चला गया। थोड़ी देर बाद लौटा और चेहरा खिला हुआ था। साहब, बन गया काम, आइए मेरे साथ। ओह गुड, चलो। डॉक्टर सोम ने जीप में रखा और अपना ब्रिकेस उठाया सुमेर के साथ चल दिया। अकेले आदमी को कबीले वाले रुकने की इजाज़त नहीं देते। सरदार मेरी बात कैसे टाल सकता था? वह अपने ही घर आपको ठहरने की और खाने पीने की व्यवस्था करने का राजी हो गया है। यह तो बहुत अच्छा हुआ सुमेर सिंह। और फिर दोनों बहरा सरदार का झोपड़ा और निकट पहुंचे। आओ शहरी बाबू, आज रात हमारे लिए मेहमान है। बहुत बहुत मेहरबानी सरदार। यहाँ आपके कोई तकलीफ नहीं होगी, पर यह पहला मौका है जब कोई परदेसी अकेला हमारे कबीले में आया है। दरअसल मैं जिस काम के लिए यहाँ आया हूँ, बाहरी आदमी को नहीं, बल्कि मुझे यहीं के लोगों की सहायता की ज़रूरत है। ओह, लेकिन आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आप जितने कहेंगे आदमी मिल जाएंगे। बस थोड़ा पैसा जितना मांगोगे हम देंगे, पर काम हो जाना चाहिए। एक 20 फुट के नाग को पकड़ना है क्या? हमें पता चला है कि जंगल के दक्षिण में फैली पर्वतीय मालाओं के पीछे मैदानी हिस्से में एक ऐसा नाग वर्षों पहले देखा गया था। मैं उसी नाग को पकड़ कर ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए सांप पकड़ने के लिए प्रांगणत आदमी की जरूरत है। भूल जाइए उस नाग को साहब। उस नाग को पकड़ने तो दूर, कबीले का कोई आदमी उस इलाके में जाना को भी तैयार नहीं हुआ। लेकिन क्यों? हम मुंह मांगा रुपया देंगे। का क्या है रुपये का क्या होगा जब जान ही नहीं होगी। मैं तो कहता हूँ साहब, आप भी उस नाग को ख्याल अपने दिल से निकाल दे। वह नाग शैतान की आत्मा है, क्योंकि सांप की लंबाई कभी इतनी नहीं होती। तभी तो हम उसे मुंह पकड़ने की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। हम प्रगति के इस चमत्कार को सारी दुनिया के सामने पेश करेंगे। प्रगति का हुआ चमत्कार बस में करने के लिए ख्याल मन से निकाल दीजिए साहब, वरना तबाह हो जाएंगे। आज से कई साल पहले अंग्रेजी शिकारी कुछ आदमियों को पहाड़ी के उस पार ले गया था, लेकिन अकेला ही लौट कर उसने जो बताया वो सब जानने के बाद हमारे कबीले के किसी आदमी को उस तरफ जाने का साहस नहीं किया। जो कुछ उस शिकारी ने कर्नल रॉबर्ट ने आप लोगों को बताया, वह मैं भी जानना चाहता हूँ। पर मैं जिस काम के लिए आया हूँ उसे पूरा करके ही लौटूंगा। फिर तो आपकी मदद ओझा मंगलू कर सकता है। ओझा मंगलू सपेरा की दूसरी बस्ती में रहता है। जहरीले से जहरीले खतरनाक सांप को पकड़ने में उसका जवाब नहीं। तंत्र मंत्र के जरिए वह सांपों को अपने वश में कर लेता है। वह काफ़ी बूढ़ा हो चुका है, लेकिन वह बड़ा लालची और
है। हो सकता है लालच देने पर वह आपके काम में को राजी हो जाए, तो फिर ठीक है, मैं कल ही उससे मिलूंगा। मैं चलता हूँ। आप चलता हूँ। आपको मैं ले चलूँगा उसके गुड आपको पास। और तत्पश्चात सोम सरदार के साथ भोजन कर सो गया। शूं शूं आ शश अश। किंतु ओह, यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है सरदार की बातों ने मेरे दिमाग पर असर डाला। हा हा हा। डॉक्टर सोम अपने अपने दिल को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वे रात भर करवटें बदलते रहे। सुबह होते ही वह सरदार से विदा लेकर उन्हें बख्शिश दे सोम सोमेर सिंह के साथ ओझा मंगलू के से मिलने निकल पड़े। साहब भरी रात सारी रात से सो नहीं रखा। क्यों? बुरे बुरे ख्याल दिल में आते रहे। बड़ा डर लग रहा है। मैं भी तुम्हें क्या बताऊं, मेरी भी यही हालत थी मेरे भाई। और प्रगट में डॉक्टर सोमू से कुछ नहीं बोले। लगभग 1 घंटे बाद सफ़र के बाद ओझा से कहो कि इतनी दूर से परदेसी बाबू उनसे मिलने आए हैं। क्या काम है बाबा? अब किसी से नहीं मिलते, जाओ चले जाओ। बहुत ज़रूरी काम है साहब। काफ़ी इनाम देंगे। इनाम का नाम सुनते ही आदिवासी की आंखों में चमक उठी। क्या काम है? यह तो ओझा जी को बताएंगे। आदिवासी उठा और झोपड़े के अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर आया और न डॉक्टर सोम से मुखातिब होकर बोला, तुम अंदर जाओ, पर ज़्यादा वक्त नहीं लगाना, ठीक है? और डॉक्टर सोम जैसे ही झोपड़ी में दाखिल हुआ, समझ गया तू किस लिए आया है। अब काफ़ी वर्ष हुए जब मैंने यह काम छोड़ दिया, अब चला जा यहाँ से। ओह, यह ओझा तो बहुत पहुंचा हुआ आदमी लगता है, पर जैसे भी हो मुझे इसे मनाना होगा। डॉक्टर सोम ने डॉक्टर सोम को सरदार पर की बात का ध्यान आई। बड़ी विमरता से बोला, फिर तो आप यह भी जानते होंगे कि मेरे काम को आप पूरा कर सकते हैं। मैं आपको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। सुना नहीं, मैंने सांपों को पकड़ने का काम छोड़ चुका हूँ। और जिसे नाग को तू पकड़ना चाहता है वह साक्षात मृत्यु का दूत है। सबको तबाह कर देगा। वैसे वह आसानी से काबू में नहीं आएगा। लेकिन डॉक्टर सोम ओझा की बातों पर नजर, यह लो पूरे 50,000। 50,000? अब काम पूरा होने में इतना ही और मिलेंगे। डॉक्टर सोम के शब्दों में मंगलू को समुचित प्रभावित किया। पूरे 1 लाख इतने रुपये के साथ मैंने कभी नहीं देखे। इतने रुपयों से तो मेरी 3 पोस्तें आराम से गुजर बसर कर सकती है। मैं जिंदा रहूं या न रहूं, फर्क नहीं पड़ेगा। सरदार ने ठीक ही कहा था, पैसे इसकी कमजोरी है। कुछ देर बाद खामोशी कहा, ठीक है, तुम बाकी नोटों का इंतजाम करो। बहुत अच्छा। मैं अभी वापस आता हूँ 3 दिन बाद। बाकी के रुपये लेकर आऊँगा, आपके पास पहुँच जाऊँगा। इतना कहकर रोम झोपड़ी से बाहर चला गया। और फिर सीधे एयरपोर्ट ले चलो जी साहब। और उधर सोम के जाते ही लूका, अब हमारी गरीबी के दिन फिर गए। मगर इतने सारे रुपये परदेसी ने तुम्हें किस काम के लिए दिए हैं बाबा? मंगलू ने अपने बेटे लूका के काम के बारे में बोला। मैं अकेला ही वहाँ जाऊँगा, देखता हूँ वह इच्छाधारी साहब कैसे मेरे हाथों से बचता है। नहीं बाबा, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। तू बूढ़ा हो चुका है, अकेले उसका मुकाबला कैसे कर सकता है? अतालुका ने बहुत जिद करने पर, ठीक है, बस्ती के 2 पट्टों को भी तैयार अपने साथ ले ले। उसे इच्छाधारी साहब के बारे में कुछ मत बताना। ठीक है बाबा, नहीं बताऊंगा बाबा। जैसे ही लूका जाने लगा, ठहर लूका, एक बात और, अपने बाकी 5 भाइयों को भी बता दे कि जब हम लौट कर न आए तब तक परिवार सहित घर पर ही रहे। अगर वह शैतान का सांप बच्चा भाग निकला तो वह हमारे परिवार में किसी का अनिष्ट नहीं कर पाएगा। मैं समझ गया बाबा, मैं सबको समझा देता हूँ। इतना कहकर लूका वहां से चला गया। और दूसरे दिन लगभग 3 घंटे का थका देने वाला सफर करने के बाद, ठहरो, क्या हुआ बाबा? इस तरफ चलने से रहने से कोई लाभ नहीं होगा। पहले मुझे उस सांप की स्थिति की सही दिशा का पता लगाने दो। और इतना कहकर ओझा मंगलू ने सिर हवा में उठाया, कुछ मंत्र बताने लगा। और कुछ ही फलंग दूरी पर सुस्ता रहे सांप एकाएक चौकस हो उठा। फिस फिस फिस।
और फिर फिश सांप हवा में खतरे की गंध ली और तेजी से रेंगता हुआ एक और तरफ चल पड़ा। और फिर अचानक ओझा मंगलू गर्ज उठा, सावधान। ओझा की चेतावनी सुन लूका और आदिवासी अपना अपना स्थान उठकर खड़े हो गए। कुछ पता लगा बाबू? हमारा शिकार खुद हमारी तरफ चला रहा है। तुम लोग फौरन अपनी अपनी जगह संभाल लो, लेकिन होशियार रहना, जरा भी चूक मत करना, मौत का कारण बन सकती है। ओ- ओझा मंगलू का आदेश मिलते ही लूका और दोनों आदिवासी घात लगा कर बैठ गए। कुछ देर बाद सांप आदिवासी की नज़रों में सांप पर पड़ी और जोर से चीखा, वो आ गया। आदिवासी चीख सुनकर ओझा मंगलू ने लूका उस दिशा में लपके, लेकिन फिर कुछ फिर जो कुछ देखा और कुछ क्षणों बाद उसके जमीन से चिपक कर रह गई। हे भगवान! और तभी फिश आदिवासी को डसते हिसाब तुरंत ओझल हो गया। मोंगलू ओझा लूका सुन दौड़कर आदिवासी के निकट पड़े। तंतु बहुत देर हो चुकी थी। बाबा, तुम कुछ करो, कोई फायदा नहीं है। उस नाग का कांटा 3 सेकंड से मुश्किल पार कर पाता है। शायद उस नाग को खतरे का पता चल चुका है। अब वह वापस नहीं जा सकता। अब उसमें एक अब वापस नहीं जा सकता जब तक उन हम में से एक भी जिंदा है। तो फिर तुम उसे पकड़ने का इरादा छोड़ दो बाबा। चलो वापस, रुपये नहीं चाहिए, असंभव, मैं मंत्र छोड़ चुका हूँ। अब हम हमने उसे मृत्यु दूत का पीछा छोड़ा तो वह हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन पता नहीं कहाँ छुपा है और कब हमला करेगा। घबराओ नहीं, मंत्र शक्ति द्वारा द्वारा उसे प्रकट होने में के लिए मजबूर कर दूंगा। मेरी शक्ति के सामने उसकी एक न चलेगी। इतना कहकर रोजाना ने मंत्र पढ़ने लगा। और कुछ देर बाद फिर ठहरो शैतान की आत्मा, तुझे खत्म कर देता हूँ। तभी लूका ने गजब नहीं लूका, या गजब मत करना, हमें वह जीवित पकड़ना है। और फिर ओझा मंगलू ने कोई मंत्र पढ़ा। जैसे ही मैदान जमीन पर मारा और फिस अब आया काबू में। और जाल फेंको लुक्सा। और फिर जैसे दूसरे आदिवासी लकू तसुका ने जाल फेंका, ओझा मंगलू और पूरी तरह बेबस कर दिया। और जल्दी ही अब यह मूर्छित हो चुका है, किसी को कुछ कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता। तत्पश्चात उसने कब्र खोलकर मृत आदिवासी को वहीं कब्र में दफन कर दिया और मूर्छित नाग को बैग में भरकर वापस लौट पड़ी। तीसरे दिन तुम्हारा काम हो गया परदेसी। मुझे विश्वास था बाकी रकम लेकर तुम ठीक समय पर पहुंच गया हूँ। तब रुपया लेकर डॉक्टर सोम के सुपुर्द करते हुए ओझा मंगलू बोला, जब तक ये इस बक्से का मुंह बंद है, मेरी मंत्र शक्ति से कैद रहेगा, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। बक्से का मुंह खुलने के बाद क्या होगा यह तुम जानो। मैं तो तुम्हें इतना कहूँगा कि मृत्यु दूत को अपने साथ ले जा रही हो। आप निश्चिंत रहिए, अब इस सांप का संभालने की जिम्मेवारी हमारी है। वो तत्पश्चात जीप में रखा डॉक्टर सोम और रोंजा विदा लेकर वो वापस लौट पड़ा। भगवान तुम लोगों की रक्षा करे। उधर डॉक्टर नागेश जब यह सूचना मिली तो डॉक्टर सोम 20 फुट लंबे नाग को लेकर बाई रोड पहुंच रहा है। उन्हें सांप के लिए अपने स्टेडियम में विशेष शीशे के घर बनाए का काम न केवल तुरंत शुरू करवा दिया, बल्कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई। इतना लंबा और विशाल सांप आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या सचमुच सांप 20 फुट का लंबा होगा? हाँ, महज शोहरत हासिल करने के लिए आप ऐसा तो नहीं कह रहे? आतंकन को अर्शिका, क्या कुछ ही दिनों बाद आप लोग स्वयं अपनी आंखों से उस जहरीले सांप को देख लीजिएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद क्यों, कल क्यों नहीं? आप आपके कुछ देर पहले बताया था कि कल शाम तक डॉक्टर सोम सांप को लेकर यहाँ पहुँच जाएंगे। मैंने गलत नहीं कहा। उस सांप की प्रदर्शनी के लिए रखने के पहले विशेष सुरक्षा
प्रबंध करने पड़ेंगे। इस काम में थोड़ा समय लगेगा। क्या आप हम सांप के लिए कोई सुरक्षा प्रबंधन की जानकारी देंगे? अवश्य। तत्पश्चात डॉक्टर नागेश नाग के लिए की जा रही सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी पत्रकारों को देने लगा। उधर शहर में था शानदार होटल सुंदर में सुशोभित कक्ष में आज अखबारों में छपा है नागेश का बयान। तुम लोगों ने पढ़ा होगा। यस कर्नल। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं है तो इस बयान में उसी सांप के बताने बारे में जिसे पकड़ने के इरादे से हमें हिंदुस्तान आए थे। हाँ, यही वही नाग है। हासिल कर हम विदेश में अपनी सर्कस की गिरती हुई साख को फिर से जमा लेना चाहते थे। 10 साल पहले हमने उस सांप को अपनी आंख से देखा था। तभी से उस सांप को अपने सर्कस की शोभा बनाने की इच्छा से हमारे दिल में समा गई थी। पर जब हमारे यहाँ आने की मुराद खत्म हो गई कर्नल। नहीं अल्फ्रेड, हमें आस अभी ख़त्म नहीं हुई है। यही बताने के लिए हम तुम दोनों को यहाँ बुलाया है। क्या हुक्म दीजिए कर्नल। वह सांप मुझे हर हालत में चाहिए। लेकिन यह कैसे संभव है कर्नल? तुम दोनों डॉक्टर नागेश स्टेडियम में सांप चुराना होगा। लेकिन रॉबर्ट, कर्नल रॉबर्ट तकाची की बात काटते हुए तेजी स्वर में बोला, आज रात सांप डॉक्टर नागेश के निवास स्थान पर पहुंच रहा है। इससे पहले सांप सुरक्षा प्रबंध कड़े कर दिए जाएंगे। लोगों को अपने काम को अंजाम देना होगा। यह काम इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं कर्नल। तुम जैसे पेशेवर खिलाड़ियों के लिए यह काम मुश्किल नहीं है अल्फ्रेड। मैं तुम्हें लोगों को मुंह मांगी कीमत दूंगा, फिर तो हम कुछ भी करना ही होगा। हम आज रात ही उस सांप को वहां से उड़ाकर आपके पास पहुंचा देंगे। लेकिन काम बड़ी होशियारी से होना चाहिए। बड़ा खतरनाक सांप है। सांप कितना ही खतरनाक और जहरीला क्यों ना हो, ताकाशी पकड़ में आने के बाद बेदम हो जाता है कर्नल। गुड। इसलिए इस काम के लिए मैंने तुम दोनों को चुना। अब आप सिर्फ इतना बता दीजिए सांप को लेकर कहाँ पहुँचना है। काली झील के पीछे पुराने मंदिर में है। हम वहीं पे तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। वो तत्पश्चात अल्फ्रेड और ताकाशी वहां से चले गई। अब आएगा तूफान। अब आया तूफान।